मुख्य अतिथि आदरणीय विश्वास जी, जिन पर हम सबको ही नहीं पूरे प्रदेश को विश्वास है, आज के कार्यक्रम में हमारे प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर अलका जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और प्रतिभागी। कल रात को ही मुझे भी सूचना मिली थी इस कार्यक्रम के बारे में, और आमतौर पर बड़ा मुश्किल होता है अगले दिन कार्यक्रम को एडजस्ट करना, लेकिन 3 आकर्षण थे। एक, मुझे पहला लाइन में बता दिया गया कि विश्वास जी आ रहे हैं, उसके बाद तो फिर ज्यादा विकल्प बचता नहीं, क्योंकि विश्वास जी का हमेशा एक स्नेह हमारे प्रति, हमारे विश्वविद्यालय के प्रति हमेशा रहा है। उनका मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहा है। अभी भी ये जो कोरोना से वो संक्रमित हुए, तो उससे पूर्व ही हमारे विश्वविद्यालय में भी आप एक कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि थे, तो लगातार आपका एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है और हमेशा की तरह। और मैं उनको सुनने के लिए मुख्य रूप से आया, और आपने भी देखा कि आज भी उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया है। ये हमारी युवा पीढ़ी भी उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। दूसरा आकर्षण ये था कि ये साइंस कॉलेज में था। साइंस का और मेरा, भले मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत ही करीबी संबंध साइंस कम्युनिकेशन के साथ रहा। मैं आज भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान प्रसार, इन सबके गवर्निंग बोर्ड का सदस्य हूँ। कई अवार्ड, नेशनल लेवल के अवार्ड कमेटी का मैं सदस्य हूँ। और इस संदर्भ में आज जब मैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी से बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये प्रस्ताव दिया कि हम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज और मैपकॉस्ट मिलकर हम साइंस कम्युनिकेशन में एक पाठ्यक्रम शुरू करें। और मैं समझता हूँ कि ये हम तीनों जो संस्थाएं हैं, जिसकी अपनी एक पहचान बनी हुई है, अगर हम तीनों मिलकर अगर ये साइंस कम्युनिकेशन, जो आज जरूरत है कि विज्ञान को हम आम जन तक किस तरीके से पहुंचाएं, इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरा आकर्षण ये था कि आज जो एफडीपी है, मैं समझता हूं कि ये हर महाविद्यालय और हर विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। मैं जल्दी ही अपने विश्वविद्यालय में भी ये कार्यक्रम आयोजित करूंगा। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ प्रोफेसर रजा भी बैठे हुए हैं, हमें बुलाओगे सबसे पहले अलका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब हमें बेंचमार्क मिल गया है, तो यहाँ से काफी रिसोर्स पर्सन को हम अपने यहाँ भी ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक लोग कम होते हैं, अकादमिक लोगों को ही ज्यादा प्रशासनिक दायित्व दिया जाता है। हमारे यहाँ भी हमारे रजिस्ट्रार तक जो है अकादमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अकादमिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ज्यादातर समितियां जो बनी हुई है, उस समिति के सदस्य जो हैं वो सभी शिक्षकगण हैं। इसलिए आमतौर पर हम ट्रेनिंग तो अपने प्रशासनिक स्टाफ को देते हैं, अपने जो वित्तीय जो स्टाफ है उनको देते हैं, लेकिन इन विषयों को लेकर हम एफडीपी आमतौर पर कराते नहीं हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर न सिर्फ अपने महाविद्यालय के, बल्कि प्रदेश भर के और प्रदेश के बाहर के महाविद्यालय के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि 2-3 विषय के बारे में बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यहाँ सीएम हेल्पलाइन केसेस, कर लिया है, होता ही है, लेकिन मैडम अगला प्रोग्राम इसी पे करेंगे जो सर ने कहा है कि कैसे सही तरीके से। नहीं तो वो है और हमसे नहीं बन रहा तो गलत है ना, पहले हमसे बनना चाहिए। ठीक है, अगली इसमें तो वैसे आपने इस 6 दिन के कार्यक्रम में आपने बहुत सारे विषय, इंक्लूडिंग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारे विश्वविद्यालय में हमने अमली जामा पहनाया। 7 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किए हैं, 4 वर्ष के यूजी प्रोग्राम्स हमने शुरू किए, और
इसमें ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। 64 पेज के उस डॉक्यूमेंट यूजीसी ने जो दिया हुआ है उसके आगे बहुत कुछ आया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और मैं समझता हूं कि अब आने वाले अकादमिक सत्र से लगभग सभी विश्वविद्यालयों को इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे। हम भी अपना अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हैं इस विषय पर कि किस तरीके से हमने शुरू किया, क्योंकि इसमें बहुत सारा समन्वय की आवश्यकता है। यूजीसी क्या कह रही है, हमारे अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रदेश के उनका क्या दिशा निर्देश है, कई बार आपस में कुछ मतभेद भी है, इनको भी हमको लेकर चलना है कि हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या कहना है और इसके बीच में संतुलन कैसे बिठाना है। इन विषयों को लेकर भी चर्चा की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि, और मैं अलका जी से भी गुजारिश करूंगा कि आगे जब भी आप एफडीपी करें, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है लीव रूल्स, जिसको लेकर बहुत आज भी स्पष्टता नहीं है। इसी में जोड़ेंगे, बिल्कुल इसी प्रोग्राम में जोड़ेंगे जी। तो उसमें क्या है कि देखिए, जब मैं काफी वर्षों तक मैं निजी क्षेत्र में भी रहा हूं, हमें पहले 10 दिन तो सिर्फ हमें अपने अधिकारों के बारे में और दायित्वों के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है सीनियर लेवल पर कि आपको जो है आपके लीव रूल्स ये है, आपके फाइनेंशियल रूल्स ये है। हमारे यहाँ सरकारी तंत्र में जो है व्यक्ति आता है, ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद जो है उसका कोई प्रशिक्षण इस तरह नहीं होता है। मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है कि उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो भी नवनियुक्त हमारे कर्मचारी है, हमारे संकाय है, उनके लिए एक ओरिएंटेशन का, उन्मुखीकरण का एक सत्र हमको आयोजित करने की आवश्यकता है। लीव रूल्स की तरह जैसे सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव है, एकेडमिक लीव है। कई बार मेरे पास चिट्ठियां, मतलब लोग एप्लीकेशन आवेदन देते हैं कि सर मुझे ड्यूटी लीव दिया जाए। आप अगर किसी और संस्था से पैसा ले रहे हैं, उसके एवज में आपको मानदेय मिल रहा है, तो फिर आपको हम ड्यूटी लीव पर भेज सकते हैं क्या? ड्यूटी लीव तब है जब आप विश्वविद्यालय के लिए आप दूसरे संस्था में आप जाते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वविद्यालय किसी और विश्वविद्यालय में किसी एकेडमिक काम के लिए कोई बुलाते हैं, तो क्या आप ड्यूटी लीव के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है? इस तरह के बहुत सारे डे टू डे में, अब मैं आपको बताता हूं, मेरे विश्वविद्यालय में हर विभागाध्यक्ष को हमने 5,000 रुपए का फाइनेंशियल पावर्स दिया हुआ है, लेकिन आज भी छोटे छोटे चीजों के लिए वो सीधे कुलपति या कुल सचिव को आवेदन पत्र भेजते हैं, जबकि उनको फाइनेंशियल रूल परमिट करती है 5,000 तक। अब ये 5,000 तक का कहां तक और किस तरह का, उसमें क्या क्या कागजों की जरूरत होती है जिसमें आप उस 5,000 को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लोग संकोच करते हैं कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी ना हो, कई बार जरूरत से ज्यादा भी खर्च हो जाता है और इसको हमको समझने की जरूरत है। इसलिए फाइनेंशियल रूल जो है वो बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति, इसको लेकर भी मैं समझता हूं कि आपको इस पाठ्यक्रम में समावेश करना है। जैसे आने वाले दिनों में आप और भी आयोजित करेंगे, हम टेम्पररी, प्रोविजनल, विजिटिंग फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी, इसके प्रावधान क्या है? अक्सर गलतियां इसी में होती है और अनियमितताएं हो जाती है और बाद में वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ईओडब्ल्यू, इस तरीके के इंक्वायरी जांच बिठाई जाती है। उसका एक कारण ये है कि हम ड्यू डिलिजेंस को हम नहीं फॉलो करते हैं। उसके लिए क्या नियम बने हुए हैं? अब जैसे हमने हाल ही में अपने विश्वविद्यालय में 2 एडजंक्ट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की, तो हमने पूरे यूजीसी को खंगाला और उसमें से जो प्रावधान है उसके अनुरूप हमने उसको तैयार किया। इसलिए आज हमें मालूम है कि हमने उनकी नियुक्ति की तो हमको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूरा यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो किया। अक्सर चुनौती अदालत में इन सब विषयों को लेकर इसलिए आती है क्योंकि हम ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, हम प्रॉपरली रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि रूल्स एग्जिस्टेंस है, रूल्स उपलब्ध हैं। इन नियमों को हमको देखने की जरूरत है। यूजीसी के, हायर एजुकेशन मंत्रालय के हमको देखने की जरूरत है। परचेस एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको लेकर जो है हमको जेल में जाना है, हमको कितना अलाउड है हम लोकल परचेस के लिए, हमको किस अमाउंट के ऊपर जो है हमको अब हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल पावर दिया होता है। उस फाइनेंशियल पावर के आगे जो है आप एक्सरसाइज करेंगे। अब हमारा बहुत बड़े परिसर बन रहे हैं, हमारा रीवा में परिसर बना है, हमारा अभी बिशनखेड़ी में बड़ा परिसर बना है। अब ये, मैं भी एकेडमिक बैकग्राउंड का व्यक्ति हूं, मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड का नहीं,
लेकिन मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा जो लिमिट है, फाइनेंशियल अप्रूवल का लिमिट कितना है, जिसके अंतर्गत जो है मैं सैंक्शन कर सकता हूं। उसके आगे मुझे कौन से बोर्ड के पास जाना है, क्या मुझे वो महापरिषद के जाने के पास जरूरत है, मुझे मैनेजमेंट कमेटी के पास अप्रूवल के लिए जाने की जरूरत है, मुझे किससे अप्रूवल लेना है। अगर इसकी जानकारी लिए बगैर अगर मैं फाइनेंशियल अप्रूवल करता हूं तो उसका दिक्कत क्या होता है कि आगे चलकर जो है आपको इंक्वायरीज का सामना करना पड़ता है, आपके प्रमोशन को बाधित होता है, आपकी फाइनेंशियल। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हाल ही में हमने बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर को इस कोविड के दौरान वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के जो फाइनेंशियल जो बाकी जो ड्यूज को सेटल करने में हमें लगभग 1.5 साल लगे। 1.5 साल लगे उनके फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज थे जो उस वक्त कर लेना चाहिए था। प्रमोशन को लेकर लोग आते हैं, कहते हैं सर हमें IQAC में, अब IQAC में जाने के लिए आपका जो है आपके ACRs क्या कंप्लीट है या नहीं, बड़ा बेसिक फंडामेंटल चीज है कि लोग अपने ACRs को लेकर आगे देते नहीं है। कई लोगों का मैंने देखा है कि 4 साल का पेंडिंग है, 5 साल का पेंडिंग है। अब जब आपका पेंडिंग है आपका ACR, तब आपका प्रमोशन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आप इसलिए नहीं लिखवाते हैं कि आपका शायद उनके साथ रिश्ता ठीक नहीं है या कोई भी वजह हो सकता है, लेकिन ACR के बगैर IQAC में बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है आपका प्रमोशन को लेकर। इस तरह से बहुत सारे विषय है। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट्स किसको देखते हैं, ये भी जरूर आपको प्रिंसिपल साहब इंक्लूड करना है कि हम अक्सर आउटसोर्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए हमारे पास चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी हो या हाउसकीपिंग एजेंसी हो, इनको हम किस तरीके से हम मैनेज करें, इन विषयों को लेकर भी चर्चा की आवश्यकता है। वैसे आपने बहुत ही विस्तृत एक पाठ्यक्रम तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि इन सभी विषयों को लेकर जो है आपको बहुत जानकारी मिलेगी। लोन्स हम लोग अपने यहाँ प्रोविजन है कि किस तरीके से किस किस प्रकार के लोन्स हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, इसको लेकर भी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मैंने कम से कम ये पहला इस तरीके का एक कार्यशाला है जिसको मैं पिछले कई वर्षों में मैं अटेंड कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही उपयोगी होगा और आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यशालाएं हर महाविद्यालय को और हर विश्वविद्यालय को कंडक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि याद रखें कि हम अगर जागरूक हैं, अगर हमको नियमों का पता है, तो हम विश्वविद्यालय को भी, महाविद्यालय को भी कई अनावश्यक विवादों से बचा सकते हैं और नियमानुसार सबका पदोन्नति भी होगी, सबको छुट्टियां भी मिलेंगी और बहुत ही एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। मैं पुनः आयोजकों को बधाई देता हूं इस विषय पर ये FDP आयोजन करने के लिए, और हम जो भी आगे चलकर मिलकर भी विश्वविद्यालय के साथ, अपने विश्वविद्यालय के साथ भी, आपके साथ मिलकर हम इस तरह के आयोजनों में सहभागी बनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।